नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 15 महीनों में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक घरों में पेयजल कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कहा, विंध्याचल और बुंदेलखंड जिलों के प्रत्येक घर में जल्द ही नलों से पेयजल उपलब्ध होगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दल रवाना। राजस्थान सरकार ने कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों में रात का कर्फ्यू लगाया। और शीर्ष वरीयता प्राप्त राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल टेनिस टूर्नामेंट से बाहर। खिताबी मुकाबले में आज डोमिनिक थिएम का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं से हर घर नल जल परियोजना में और प्रगति होगी। करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है। आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी। इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है, वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि जन भागीदारी से किसी भी योजना को सफल बनाया जा सकता है। जब आप इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं, उत्साह उमंग के साथ जुड़े हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि योजना सोचा है उससे जल्दी होगी। हो सकता है पैसे भी बचा लें आप लोग और अच्छा काम करें, क्योंकि जन भागीदारी होती है, बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पेयजल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं पानी के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। पानी का महत्व क्या है, पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है, ये हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझती हैं। तो मैं चाहूंगा कि महिलाओं में अगर जागृति रहेगी तो पानी का काम भी अच्छा होगा और पानी बचाव का भी काम अच्छा होगा। श्री मोदी ने कहा कि पाइप के जरिए पीने का पानी मिलने से पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी। विंध्याचल हो, बुंदेलखंड हो, ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ही रही। जब यहाँ के 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के, देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार विंध्य क्षेत्र के चहुमुखी विकास के प्रयास कर रही है। विंध्याचल क्षेत्र में बरसों से लटकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बंजर जमीन पर किसान सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करके अतिरिक्त कमाई कर सके, इसके लिए भी मदद की जा रही है। हमारा अन्नदाता ऊर्जा दाता बने, वो अन्न पैदा करता है, लोगों का पेट भरता है। अब वो अपने ही खेत में उसके साथ साथ ऊर्जा भी पैदा कर सकता है और लोगों को प्रकाश भी दे सकता है। हम विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन परियोजनाओं से करीब 3000 गांव के लोगों को लाभ होगा। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं। मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,555 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 वर्षों तक इन परियोजनाओं के कार्य पूरा होने के उपरांत उसके अनुरक्षण का दायित्व भी कार्यदायी संस्था के द्वारा ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उसका कार्य संपन्न किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से विश्व के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई दे रहे हैं और इससे भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास, उद्यमिता और रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे। कल गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट में 30 से 35% तक कमी करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरज था, क्या भारत ये कर सकता है? प्रयास ये है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी आने वाले 5 सालों में करीब करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बड़ी आशाएं तथा अपेक्षाएं हैं और ये हमारे युवा विद्यार्थियों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना है बल्कि सबसे आगे और सबसे तेज रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अनुसंधान से लेकर उत्पादन क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर ही अवसर हैं। आज भारत में एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की, एंटरप्राइज स्पिरिट की, एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं हैं। यानी आप सभी सही समय पर सही सेक्टर में पहुंचे हैं। इस दशक में सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही लाखों करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। इसलिए आपके लिए रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक अवसर ही अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि G20 देशों को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार और व्यापार को चर्चा तक सीमित न रखकर पृथ्वी के संरक्षण पर भी बातचीत करनी चाहिए। श्री मोदी ने ये बात G20 देशों के 15वें वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कही। सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब ने किया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से उबरने के बाद नया वैश्विक सूचकांक बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रतिभाओं का विशाल पूल हो, तकनीक की पहुंच समाज के हर वर्ग तक हो, पारदर्शी शासन व्यवस्था हो और पृथ्वी के संरक्षण का भाव हो। इन चारों बातों को ध्यान में रखकर ही G20 के देश एक नए विश्व की आधारशिला रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशकों में पूंजी और वित्त पर अधिक जोर रहा है, लेकिन अब कौशल पर जोर देने का समय है ताकि प्रतिभाओं का विशाल पूल तैयार हो सके। श्री मोदी ने शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की अपील की ताकि लोग साझा चुनौतियों से मुकाबले के लिए प्रेरित हों। उन्होंने यह भी कहा कि हमें स्वयं को पर्यावरण और प्रकृति का स्वामी न समझकर उसका संरक्षक बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि अब घर से ही काम को निपटाना व्यवहार में आ गया है, इसलिए G20 देशों को एक वर्चुअल सचिवालय का गठन करना चाहिए जिसमें दस्तावेजों का संग्रहण हो सके। आज G20 शिखर सम्मेलन के समापन दिवस पर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और समूह की अध्यक्षता इटली को सौंपी जाएगी। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत G20 संगठन में पहला देश है जो पेरिस समझौते के अंतर्गत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने जो वादा किया था उसे पूरा करने की कोशिशें कर रहा है। इस लक्ष्य का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2100 तक धरती के तापमान को औद्योगिकीकरण से पहले के तापमान के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़ने दिया जाए। आतंकवादियों को धन मुहैया कराने पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था
वित्तीय कार्रवाई बल FATF ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के मामले में G20 देशों को योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। कार्यबल के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने कहा कि कई देशों की वित्तीय प्रणाली के कारण मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि G20 के सभी सदस्य देशों ने इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व समुदाय से आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों को अलग थलग करने और उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। आतंकवाद के बढ़ते संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र से इस मुद्दे पर विचार विमर्श पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर भारत के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को अपनाने की अपील की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कल लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान द्वारा इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 15 महीनों में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक घरों में पेयजल कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, विंध्याचल और बुंदेलखंड जिलों के प्रत्येक घर में जल्द ही नलों से पेयजल उपलब्ध होगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दल रवाना। राजस्थान सरकार ने कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों में रात का कर्फ्यू लगाया। और शीर्ष वरीयता प्राप्त राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट से बाहर। खिताबी मुकाबले में आज डोमिनिक थिएम का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से। देश में कोविड-19 के 45,000 से अधिक नए मामले मिलने के साथ ही संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 90,95,000 से अधिक हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में हुई 501 मौतों को मिलाकर इस महामारी से अब तक 1,33,227 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 43,493 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई। अब तक 85,21,617 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस समय कोविड संक्रमण के 20,000 से कम सक्रिय मामले हैं। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 से 50,000 के बीच है, जबकि महाराष्ट्र और केरल में संक्रमण के मामले 50,000 से अधिक हैं। संक्रमण से ठीक होने वाले 77.68% नए मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। दिल्ली में 6,963 लोग कोविड से ठीक हुए। केरल में ये संख्या 6,719 और महाराष्ट्र में 4,088 है। दिल्ली में इस संक्रमण से 111 मौतें हुई हैं, जो हाल में हुई मौतों का 22.16% है। महाराष्ट्र में 62 तथा पश्चिम बंगाल में 53 लोगों की मृत्यु का समाचार है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल तक देश में कोविड-19 के 13,17,33,134 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 10,75,326 नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय दलों को भेजा है। इन राज्यों में सक्रिय मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 3 सदस्यीय केंद्रीय दल कोविड संक्रमण बढ़ने वाले जिलों का दौरा करेंगे। ये दल संक्रमण को रोकने, निगरानी, नमूनों की जांच तथा संक्रमणग्रस्त लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करेंगे। केंद्रीय दल संक्रमण से उबर चुके लोगों की देखभाल और सावधानी के बारे में भी
सुझाव देंगे। इससे पहले हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के उच्च स्तरीय केंद्रीय दल भेजे जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड महामारी से प्रभावशाली तरीके से निपट रही है। उन्होंने कल शाम चेन्नई में चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना सहित 68,000 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं का शुभारंभ किया। चेन्नई मेट्रो रेल का दूसरा चरण 118 किलोमीटर लंबा होगा। 61,843 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य शहर में आधुनिक परिवहन संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। अपने संबोधन में श्री शाह ने महामारी की स्थिति से निपटने में राज्य के रिकॉर्ड की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता है और तमिलनाडु 97% रिकवरी दर के साथ सभी राज्यों में आगे है। राजस्थान में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये फैसला कल देर रात हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिन जिला मुख्यालयों में कर्फ्यू लगाया गया है उनके नाम हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा। 8 जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्रों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थान रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में भाग लेने वाले, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों तथा बस, ट्रेन और हवाई जहाज में सफर करने वाले लोगों के आवागमन पर छूट रहेगी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने मास्क नहीं पहनने पर लगाए जाने वाला जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि पूरे प्रदेश में विवाह समारोह सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 100 रहेगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। दिल्ली में पहली बार आरटी-पीसीआर परीक्षणों की संख्या रैपिड एंटीजन टेस्ट से अधिक कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को सशक्त करने की रणनीति का पालन करने का निर्देश दिया है। डीआरडीओ अस्पताल में स्थापित 250 वेंटिलेटर भी काम में लाए जा रहे हैं। दिल्ली में घर घर सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है और इस महीने की 20 तारीख तक 3,70,000 से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। कोविड के फैलाव के कारण एम्स ने 207 अतिरिक्त जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली में कोविड से निपटने के लिए केंद्र और राज्य के सरकारी तथा निजी अस्पतालों में 205 आईसीयू बिस्तरों की बढ़ोतरी की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों और दिल्ली स्थित एम्स में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या में भी 116 की वृद्धि की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने गृह मंत्री के निर्देश के बाद आरटी-पीसीआर परीक्षण की दैनिक क्षमता भी 27,000 से बढ़ाकर 37,200 प्रतिदिन कर दी है। मुंबई में कोविड-19 की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम के बाद ठाणे और पुणे के स्थानीय निकायों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्कूलों को फिलहाल नहीं खोलने का फैसला किया है। कल राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के साथ संभागीय उप निदेशकों, प्राचार्यों और शिक्षा अधिकारियों की एक वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में भाग लेने वाले सभी जिलों के सदस्यों ने अपने अपने विभाग में स्कूल खोलने के आदेश के अनुसार स्कूलों को शुरू करने की तैयारियों की जानकारी दी। फिर से स्कूल खोलने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय लेंगे। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के प्रकोप के कारण लगभग 8 महीने के ब्रेक के बाद विभिन्न जिलों के कई स्कूल 9 से 12 तक की कक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अभी तक खोलने वाले स्कूलों की सटीक संख्या पर तस्वीर स्पष्ट नहीं हुआ है, पर प्रशासन अनुमान लगा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से खोलने वाले स्कूलों की एक अच्छी संख्या कल दिखाई देगी, जबकि शहरी क्षेत्र विशेषकर मुंबई, पुणे और ठाणे में कुछ समय लग सकता है। इस बीच शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को कोविड-19 के लिए एंटीजन या आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना अनिवार्य कर दिया है। यह भी स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक यह टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं वो पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही स्कूल में शामिल हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। अरुणाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है।
शनिवार को राज्य में 36 नए मामलों के साथ संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 16,037 हो गई है। 67 लोगों के संक्रमण से ठीक होने के साथ ही अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 14,937 हो गई है। राज्य में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 93.14% हो गई है। इस समय कोविड-19 के 1,051 सक्रिय मामले हैं। अब तक वहां इस महामारी से 49 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40 नए मामलों की पुष्टि हुई और 11 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही कोविड के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,647 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर 86.55% तक हो गई है। राज्य में अब तक 3,157 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं और 485 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। त्रिपुरा में कोविड-19 से ठीक होने की दर बेहतर होकर 96.33% हो गई है। अब तक 31,156 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 75 नए मामले सामने आए, जबकि 95 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब तक वहां 32,367 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस समय 822 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एन माथुर इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने 320 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से 107 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की मदद मिलेगी। 10 राज्यों में संचालित होने वाली इन परियोजनाओं से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इन 28 परियोजनाओं से रोजाना 1,237 मीट्रिक टन की प्रसंस्करण क्षमता तैयार होगी। ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर राज्यों में संचालित होंगी। पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों ने अपना रेल रोको आंदोलन कल से समाप्त करने का फैसला किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला यात्री गाड़ी और मालगाड़ियों के सुचारू संचालन के लिए किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि हैदराबाद के लोगों को ये तय करना है कि वे मेयर के चुनाव में भ्रष्ट तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के प्रतिनिधि को चुनेंगे या भारतीय जनता पार्टी के उस प्रतिनिधि को जो लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगा। बृहत हैदराबाद नगर निगम के पहले टीआरएस और एमआईएम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र को जारी करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि टीआरएस सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है और वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। तेलंगाना में एक ही विशेषता बनी है करप्शन, और करप्शन में राज्य पर कर्जा, डेट ऑन स्टेट एंड एसेट इन केसीआर's नेम। केसीआर और उनके सारे मित्र और सभी लोग, उनके एसेट बढ़ रहे और एसेट राज्य के घट रहे, वहां डेट बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव से बात की और उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव देश के वरिष्ठतम और अनुभवी नेताओं में से हैं, जिन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। असम में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के 2 वरिष्ठ नेताओं, पूर्व सांसद बिस्वजीत दाईमारे और विधायक इमैनुअल मोसाहारी ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्य भाजपा अध्यक्ष रणजीत कुमार दास और भाजपा राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया की मौजूदगी में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के बिस्वजीत दाईमारे ने हाल ही में राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था और वे अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। वहीं मौसाहारी पार्टी महासचिव थे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता तरुण गोगोई का स्वास्थ्य और खराब हो गया। उनके कई प्रमुख अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। कोविड-19 संक्रमण के बाद की जटिल परिस्थिति के कारण वे कुछ दिन से बीमार थे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने अस्पताल जाकर श्री गोगोई के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह से साक्षात्कार प्रसारित करेगा। इसे आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड तथा अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी इसे सुना जा सकेगा। एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी डोमिनिक थीम का मुकाबला रूस के डेनिल मेदवेदेव से होगा। लंदन में सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रिया के थीम ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। डेनिल मेदवेदेव ने सेमीफाइनल में 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आज धुंध छाई रहेगी। आज सुबह तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। शहर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस था। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 और 31 डिग्री सेल्सियस रहने का आसार है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही हल्की वर्षा का अनुमान है। तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। श्रीनगर में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस था। अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे रहा। अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान 5 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देहरादून में तापमान 7 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा। चंडीगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 8 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हैदराबाद में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शहर में बादल के साथ कोहरा छाए रहने की संभावना है। अहमदाबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पटना में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 11 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से फैजानुल हक। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिटमैक्स 20 के द्वितीय संस्करण में भारत में निर्मित ESW कॉर्वेट कमोत्रा और मिसाइल कॉर्वेट कारमुक सहित भारतीय नौसेना के पोत भाग ले रहे हैं। ये 2 दिवसीय अभ्यास कल से शुरू हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री पोखरियाल को ये पुरस्कार इंग्लैंड में ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ग्रुप द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित सम्मान समारोह में कल प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि ये केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, बल्कि ये भारत, भारतीयता और भारतीय मूल्यों का सम्मान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 15 महीनों में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक घरों में पेयजल कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, विंध्याचल और बुंदेलखंड जिलों के प्रत्येक घर में जल्द ही नलों से पेयजल उपलब्ध होगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दल रवाना। राजस्थान सरकार ने कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों में रात का कर्फ्यू लगाया। और शीर्ष वरीयता प्राप्त राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट से बाहर। खिताबी मुकाबले में आज डोमिनिक थीम का मुकाबला डेनिल मेदवेदेव से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।